नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। आज से हम लोग एक नया विषय प्रारंभ करेंगे जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और अन्य राज्यों में आयोजित होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के लिए एक विषय के रूप में रहता है गणित विषय। गणित विषय के पक्ष में लोग तर्क देते हैं कि ये जो इसमें जो 30 प्रश्न आते हैं हमारे, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे सुपर टेट हो, तो उस 30 में आप चाहें तो पूरे में पूरे प्रश्न कर सकते हैं अगर आपको सब चीज़ें सामान्य तरीके से आती हो और उस पर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लें। तो चूँकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सब विषयों में तो उत्तीर्ण होना आवश्यक ही होता है, लेकिन कुछ हमारे बेसिक विषय होते हैं जिनमें अगर हम थोड़ा मेहनत करके और ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। उसी का विचार हमारे मन में बार बार आ रहा था कि जो सी टेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आयोजित होती है उसका जो पाठ्यक्रम है लगभग समान है, तो उसमें कौन कौन से विषय को उठाया जाए। बाल विकास एवं शिक्षण, तो ये भी विषय महत्वपूर्ण है, इस पर भी कक्षाएं होंगी, लेकिन जो ये विषय है वो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। उसका जो पुराना प्रश्न पत्र है उसको आप अगर कर लेंगे तो उसमें आप 50% तक पुराने प्रश्नों से ही, पुराने वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें जो प्रश्न आए होते हैं आप उन्हीं में से कर लेंगे। दूसरा जो हमारा विषय होता है पर्यावरण, पर्यावरण को हम लोग पढ़ चुके हैं। आप हमारे इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो इन्वायरमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो करीब 30 कक्षाएँ उसमें पर्यावरण की पड़ी हुई है। उससे बाहर पर्यावरण में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जैसे ही परीक्षा आयोजित होने वाली होगी हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेंगे और उसको एक तार्किक तरीके से, एक क्रॉनिकल वे में उसको साझा करेंगे और आप लोगों के साथ उस पर विस्तृत चर्चा होगी और सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो हमारा जो पर्यावरण विषय था वो समाप्त हो गया है, मतलब 30 नंबर जो 30 प्रश्न आते थे वो हम लोगों ने उस पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है। अब दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है वो गणित विषय है, क्योंकि गणित में भी आप अगर चाहें तो 25 से ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। तो इसलिए हमारी टीम द्वारा या हमारे कोचिंग संस्थान में और जो हमारे सहयोगी मित्र हैं उनके द्वारा यह सुझाया गया और छात्रों की भी प्रतिक्रियाएं आई फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, तो उन्होंने गणित विषय को ही प्राथमिकता दी। तो उसको ध्यानगत रखते हुए आज से हम लोग गणित विषय को पढ़ेंगे। तो गणित विषय को पढ़ने के पहले हमारे मन में जो पूर्व के सभी गणित से विषय पर आधारित जो कठिनाइयाँ हैं, नकारात्मक भाव है, उसको निकाल के पहले हम सोचेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। उस पाठ्यक्रम को देखेंगे, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से एक एक चीज़ों को धीरे धीरे और आसान रूप में लेकिन समग्रता के साथ अध्ययन करके इसको भी जल्द से जल्द इस पाठ्यक्रम के साथ इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या इस समय यूपी में एक सुपर टेट आया है जिसके माध्यम से चयन होता है, या आपका जो और परीक्षाएं होती हैं जैसे आपका नेट हो गया या वनडे का एग्ज़ाम हो गया, उन सब में भी ये जो पाठ्यक्रम है काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन हमारा मेन जो फोकस होगा वो राज्य स्तरीय या राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है या शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें गणित का पाठ्यक्रम जो है वो समान ही है। उसको देखकर हम एक पाठ्यक्रम को अपने तरीके से जो उसको रूप दिया गया है क्रॉनिकल वे में कि कैसे कैसे कहाँ से प्रारंभ किया जाएगा, तो हमने पाठ्यक्रम को, गणित पाठ्यक्रम को
दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला हमारा होगा अंक गणित, दूसरा होगा बीज गणित या रेखा गणित। अंक गणित जिसे अर्थमेटिक कहेंगे अंग्रेजी में, और बीज गणित और रेखा गणित अलजेब्रा या ज्योमेट्री कहेंगे। तो देखिए हमें जो पढ़ना है आपका अंक गणित वाला ये पाठ्यक्रम है। आप देखिए बीज गणित वाला और रेखा गणित वाला ये पाठ्यक्रम है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी में एक एक करके ऊपर से सभी विषयों को ख़त्म किया जाएगा। हमारा जो पहला है ये संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं हैं। संख्याएं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, तथा इससे संबंधित जो जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन सबको देखेंगे। उसके बाद अस्थाई मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है उसको देखेंगे, और लाभ, हानि, बट्टा सब इसमें देखेंगे। और विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को आधार मानकर हम एक एक विषय को समाप्त करेंगे। हमारा जो दूसरा विषय होगा लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक होगा। उसके बाद भिन्न पर आधारित प्रश्न होंगे। अगला जो हमारा पाठ होगा दशमलव तथा संबंधित उससे प्रश्न होंगे। ऐकिक नियम होगा, प्रतिशत होगा। प्रतिशत के बाद हम लोग लाभ हानि देखेंगे। लाभ हानि में साधारण लाभ हानि, उसके बाद प्रतिशत लाभ हानि को देखेंगे। उसके बाद ब्याज, ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और कैलेंडर। ये हमारा अंक गणित वाला पाठ्यक्रम होगा। उसके बाद हम बीज गणित और रेखा गणित विषय को लेंगे। उसमें हमारी ज्यामिति आकृतियाँ होंगी, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, वृत्त, शंकु, बेलन आदि पर आधारित सभी नियम जो फार्मूले हैं उनको देखा जाएगा, और उस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनको धीरे धीरे आराम से समझते हुए हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जल्दी में विषय को समाप्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद मापन विषय से समय, तौल, धारिता और आयतन को लेंगे। परिमाप में जो अभी तक आया है हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा है उसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज की बात करेंगे। क्षेत्रफल आयत और वर्ग का होगा। धारिता की बात करेंगे, आयतन, घन, घनाफ का बात करेंगे। घन में जैसे संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है होगा इसका, क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद जो मिसलेनियस विविध में आते हैं रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निरूपण और अध्यापन संबंधी जो मुद्दे होंगे उनको देखेंगे। तो आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको केवल याद ही करना होता है। गणित में भी याद करने वाली परंपरा है। अगर आप उसको याद करते हैं तो औरों से बेहतर आप जो छोटे छोटे प्रश्न जो गलत नहीं होने चाहिए वो गलत हो जाते हैं, वो गलत नहीं होंगे। आइए आज हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। संख्या की संक्रियाएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, संख्यांक किसे कहते हैं, अस्थाई मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शून्य क्या पूर्ण संख्या में शून्य को दर्जा दिया गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती है, आदि विषयों को आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। अब देखिए हम लोग आज पहला हमारा इसमें विषय पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। जैसा कि हमने बताया ये कुछ मूल चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, उनको मस्तिष्क में बिल्कुल मतलब सही तरीके से स्थापित करना है, अर्थात बार बार पढ़ना है। आइए देखें संख्या किसे कहते हैं। चूँकि हम संख्या विषय को पढ़ रहे हैं तो संख्या किसे कहते हैं, कितनी वस्तुएं हैं, परिभाषा देखेंगे। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये आयत है, ये कितने आयत है, 4, तो ये है क्या हुआ, इसे संख्या कहेंगे। ठीक है। और संख्यांक किसे कहते हैं, संख्यांक होता है संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में हम देखेंगे, देवनागरी में ये 4 चीज़ें हैं, तो इसे हम
ठीक, वही रोमन में, ठीक। तो संख्यांक क्या हो गया, ये हमारा होता, ठीक। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या कौन होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डाट 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 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। बात ये पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 गिनते चले जाइए, वो प्राकृतिक संख्या है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए तो प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो इसलिए हम अगर बात करेंगे, कई बार परीक्षाओं में आया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। यहाँ कोई हम संख्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 लिख दिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले, अनुवर्ती बाद में। तो 1 घटा देंगे, 5 में से 1 कम हुआ 4। ये 4 हमारी कौन सी संख्या हो गई, पूर्ववर्ती। पहले आई पूर्ववर्ती। और अनुवर्ती 5 में 1 जोड़ देंगे 6। ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, अनुवर्ती। अब देखिए यहां से 2 चीजें निकल के सामने आई। किसी भी पूर्ण संख्या की 1 के अलावा एक पूर्ववर्ती संख्या होगी जो उससे 1 कम होगी, और एक अनुवर्ती संख्या होगी जो इससे 1 ज़्यादा होगी। अब प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब देखिए क्यों नहीं होगी, जैसे हमारा 1 है तो इसकी पूर्ववर्ती निकालना है, तो 1 - 1 बराबर 0। चूँकि 0 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये सब जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये गलती हो जाती है। अब देखिए मतलब प्राकृतिक संख्याओं में एक ही ऐसी प्राकृतिक संख्या है, एक, जिसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ववर्ती का मतलब जैसे ये 3 चीज़ है, मान लीजिए कि ये 3 है, ठीक है, तो 2, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले 1 इसकी पूर्ववर्ती हो गई, और 3 इसकी क्या हो गई, अनुवर्ती हो गई। एक संख्या की एक ही संख्या, एक ही पूर्ववर्ती संख्या होती है प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, और एक ही प्राकृतिक अनुवर्ती संख्या होती है। अगर मान लीजिए एक ही संख्या हमारे पास है तो इसकी पूर्ववर्ती 0 होगी, ठीक, लेकिन 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 जो प्राकृतिक संख्या है उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये कई बार प्रश्नों में पूछा है। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करना है, जो संख्या दी होती है उसमें से 1 को घटा देंगे, वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई, और 1 जोड़ देंगे जो संख्या दी गई है तो वो अपनी अनुवर्ती हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 15 दिया है, 15 का पूर्ववर्ती लिखना है, अनुवर्ती लिखना है, तो 15 का हम पूर्ववर्ती लिखेंगे तो 15 - 1 बराबर 14, और उसका अनुवर्ती लिखेंगे 15 - 1 बराबर 16। वही बात यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ हम लोग समझे। किसी भी, अब देखिए जो हम लोग यहाँ पढ़े, किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे 1 कम होती है। उसके बाद देखिए इसका मतलब समझिए, भाषा शैली। 5 1 6 इसकी अनुवर्ती हो गई, तो ये 6 क्या है, 1 ज़्यादा है 5 से, 1 कम है, तो यही कह रहा है कि जो उससे 1 कम होगी। अब आगे देखिए, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। ये हमारा मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये बीच में 0 हो गया, ये हमारा दाहिने हो गया 1 2 3 4 +1 +2 +3 +4 +5।
इधर हो गया 1 2 3 4, इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ देखने वाली बात है, ये हमारा राइट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो जो राइट साइड वाली संख्या है वो ज़्यादा है। अब देखिए जैसे 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 इधर संख्याएं बढ़ती जाएंगी अपने बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, तो बीच की का जो मान होगा वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नज़दीक रहेंगी वैसे वैसे जो बीच का अंतर होगा वो कम होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब जानेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 ये हम लोग प्राकृतिक संख्याएं लिखे, इसमें अगर शून्य आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्या, अर्थात शून्य क्या है पूर्ण संख्या है। तो शून्य कौन सी पूर्ण संख्या है, शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। देखिए पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4, डैश डैश से अनवरत आगे बढ़ती रहेंगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। आगे कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक, अब देखिए शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। यहाँ तत्समक अवयव से क्या तात्पर्य है, अर्थात किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने से उसका मान वही संख्या रहता है, इसलिए शून्य को जोड़ने और घटाने से उस संख्या के मान में न तो कोई वृद्धि होती है न तो कोई कमी होती है, वह संख्या जैसी की तैसी रहती है, वही रहती है। तो इसे तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक संख्या दी है, इसमें शून्य जोड़ देंगे, मान कितना होगा 1, तो ये जो हमारा होगा शून्य वो क्या है तत्समक अवयव है, अर्थात इसके जोड़ने से जो हमारी संख्या दी है प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको तत्समक अवयव कहते हैं। तो शून्य क्या है, योग का, गुणा का नहीं। इसमें ये ध्यान देने वाला है कि अगर 1 में शून्य से गुणा कर देंगे तो शून्य हो जाएगा। तो अगर योग का तत्समक अवयव पूछा जाएगा तो शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं, अर्थात शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब आगे देखिए 1 को पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे 5 है, 5 में 1 से गुणा कर दिए 5 आ गया, तो जो 1 हो गया वो गुणन का तत्समक अवयव है। लेकिन अगर 1 को देखिए धन का क्यों नहीं है, योग का क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, इसलिए 1 नहीं हुआ। तो शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहेंगे और 1 को पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव कहेंगे। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि शून्य से भाग देने पर क्या पूर्ण संख्या का मान परिभाषित होता है? नहीं, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 में शून्य से भाग देंगे इन्फिनिटिव। भाई शून्य को कितनी भी बार जोड़ देंगे वो 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसलिए किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ऐसे इन्फिनिटिव इसको लिख दिया जाता है। अब देखिए शून्य से किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य होता है। शून्येतर मतलब शून्य से इतर, शून्य से इतर, शून्येतर। तो किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में भाग देने पर भागफल शून्य होता है। ठीक, अब देखिए अब हम देखेंगे पूर्णांक। ठीक, यहाँ दिया है, समझ लीजिए शून्य है, 1 से भाग दे दिए शून्य हो गया। यहाँ का कॉन्सेप्ट और यहाँ का कॉन्सेप्ट दोनों में बहुत अंतर। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसा हमने बताया 0 1 2 3 -2 -3, ये हमारा पूर्णांक है। शून्य भी पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक, धन 1 धन 2 धन 3, या इसको ऐसे भी लिख देंगे 1 2 3, हाँ, ये हमारा पूर्णांक हो गया। ऋण पूर्णांक, चूंकि
किसी भी संख्या के बाईं तरफ अगर केवल वो संख्या लिखी है तो वो धनात्मक होती है, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो ऋण लिखना पड़ेगा। ये ऋण पूर्णांक होता है, -1, -2, -3। अब देखिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब समझिए, जैसे +a है, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -a। चूँकि शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, जैसे 1 में -0 करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही रहेगी, और 1 में +0 करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। इसलिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। बाकी किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसकी नकारात्मक संख्या होती है। ठीक है, आज हम अपनी पहली कक्षा में इतना ही रहने देंगे। इसको आप लोग याद करिएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सुझाव दीजिएगा। अभी ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट रह चुके हैं जिनको हम लोग समझेंगे। उसके बाद अपने विषय पर जो संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं होती हैं उनको देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को और प्रतियोगी छात्राओं और छात्रों तक पहुंचाने की कृपा करें, यही आपसे हमारा निवेदन है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।